हेलो स्टूडेंट्स, अविल ऑनलाइन की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम कुछ खास टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण को किस तरीके से सोल्व करते हैं, तो देखते हैं कि द्विघात समीकरण के इक्वेशन को किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि द्विघात समीकरण क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि x² + bx + c = 0 जो होता है, इसमें x की अधिकतम घात होती है 2, तो यहाँ पे पावर कितनी होगी 1 और यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब x की पावर कितनी होगी 0। तो यदि हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे पावर 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें x की अधिकतम घात मैक्सिमम पावर कितनी है 2, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे द्विघातीय समीकरण। तो द्विघातीय समीकरण किसे बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं। यदि किसी समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है तो उसे बोलेंगे द्विघातीय समीकरण। तो अधिकतम घात 2 है इसलिए बोलेंगे द्विघातीय समीकरण, यानी x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2। इससे पहले हम रैखिक समीकरण का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, वो है, यदि आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो उसको, कि x + by + c = 0 और ax + b = 0। ये क्या है, x + b = 0। यहाँ पर x की अधिकतम घात y की अधिकतम घात 1 है, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 1 है, y की मैक्सिमम पावर 1 है। तो इस तरीके के समीकरणों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस तरीके के समीकरणों को बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो ये अपने पास रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण है, पर कौन सा रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण इन 2 वेरिएबल्स। तो रैखिक समीकरण है पर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है। यहाँ पर x की अधिकतम घात 1 है और इसमें एक ही चर है, इसलिए ये एक सिंपल रैखिक समीकरण। जब हम द्विघात समीकरण की बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 है तो उसको बोलेंगे द्विघातीय समीकरण। अब यदि इसकी बात करें x² + bx + c की, तो ये सबसे पहली बात ये आती है कि मानक समीकरण क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² + bx + c = 0 वेयर a is not equal to 0। ये बात आपको ध्यान रखनी है एनी हाउ कंडीशन में कि x² + bx + c = 0 वेयर a is not equal to 0 को बोलेंगे द्विघातीय समीकरण या फिर द्विघातीय टर्म। तो द्विघातीय समीकरण क्या बोलेंगे, जब x² + bx + c = 0 वेयर a is not equal to 0, क्या बोलेंगे इसको, द्विघातीय समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर मानक समीकरण ऑफ द्विघातीय, मानक समीकरण किसका, द्विघातीय समीकरण का। ओके आगे देखते हैं, आगे क्या है कि जब बात आती है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है x² + c = 0 और एक होता है x² + bx + c = 0। तो इन दोनों समीकरणों को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। तो इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें x वाली टर्म नहीं है, नहीं ना x की टर्म, इसमें x की टर्म नहीं है, इसमें x की टर्म है। तो यदि x² की भी टर्म हो, x की टर्म हो, तो ये मिश्र द्विघात समीकरण या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। जबकि ये जो है x² + c = 0, इसमें केवल x² की टर्म है, केवल x² की टर्म है, यानी इसमें x की टर्म नहीं है, x की टर्म नहीं है। तो ये क्या इसको बोलेंगे शुद्ध द्विघातीय समीकरण और इसको बोलेंगे मिश्र द्विघातीय समीकरण या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कंपाउंड हो गया, ये प्योर हो गया। ये 2 प्रकार के होते हैं। अब बात आती है फर्दर आगे कि इनको सोल्व करने के तरीके क्या हैं। तो आपको इससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। यदि आपके पास x² + bx + c = 0 है, x² + bx + c = 0 और इसको हम सोल्व करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि इसको सोल्व करते हैं तो इसके 2 रूट्स आते हैं, 2 हल आते हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो इसके अल्फ़ा और बीटा यदि इस समीकरण को सोल्व करते हैं तो 2 हल आते हैं। क्यों आते हैं 2 हल, 2 सॉल्यूशंस इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर अधिकतम पावर 2 है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि
एक्स प्लस वन इक्वल 0 या एक्स प्लस बी इक्वल 0 में x की अधिकतम पावर 1 है तो यहाँ पे 1 हल आएंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं यदि आप ऐसा सोच रहे हैं। x प्लस बी इक्वल 0 में x की अधिकतम पावर 1 है तो ये क्या है, ये एक रैखिक समीकरण है, तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ आंसर्स 1 होंगे। और जब हम बात करते हैं इसकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 तो ये एक क्वाड्रेटिक है, द्विघातीय समीकरण है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको 2, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा मिलेंगे तो अल्फा और बीटा 2 सॉल्यूशंस हैं, तो अल्फा और बीटा 2 सॉल्यूशंस हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हलों की संख्या, आंसरों की संख्या, उत्तरों की संख्या 2 होंगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 में 2 हल होंगे। तो एक सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या रैखिक समीकरण है तो यहाँ पे x की अधिकतम पावर 1 है, ये द्विघातीय समीकरण तो x की पावर 3 है। तो जैसे मैं इसको एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा x प्लस 1 इक्वल 0 तो x इक्वल कितना आएगा -1, तो एक आंसर आ रहा है इसका। इसी तरीके से मैंने मान लो कि ये ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0 तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 तो x इक्वल होगा +-2। तो यहाँ पे x की 2 आंसर आ गए, या तो x इक्वल 2 और x इक्वल -2, तो 2 आंसर आ गए आपके पास, 2 आंसर आ गए। इसी तरीके से यदि मान लो क्यूबिक इक्वेशन है x³ -1 या फिर x³ माइनस x इक्वल 0 तो क्या यहाँ 3 आंसर आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आप देखो x कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0 तो x इक्वल 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0 तो x इक्वल 0 और x इक्वल +-1 यानी x इक्वल 0 और x इक्वल 1 और x इक्वल -1। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हो कि यहाँ पर 3 आंसर अवेलेबल हैं, एक 0, एक 1 और एक -1। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी समीकरण में x की अधिकतम घात मैक्सिमम पावर 3 है तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे, यानी इसमें आंसर्स कितने मिलेंगे? अल्फा, बीटा और गामा मिलेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो मन में ये आ रहा होगा कि यदि 4 होंगे तो फिर 4 का भी एक बता दो, तो चलो 4 का भी एक डिस्कस कर लेते हैं। तो यदि अपने पास x⁴ माइनस 1 इक्वल 0 मान लो ये क्वेश्चन है, x⁴ माइनस 1 इक्वल 0 ये क्वेश्चन है। यदि इसको सोल्व करना है तो सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x² माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल 0 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं x² प्लस 1 और इसको लिख सकते हैं x² माइनस 1 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा x² इक्वल -1 और ये हो जाएगा x² इक्वल टू 1। तो जब x² इक्वल टू 1 होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी +-1, यानी x की एक वैल्यू 1 आ गई, एक -1 आ गई। और इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू होगी +-1 यानी +-1 यानी x की वैल्यू होगी ± आयोटा। तो आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, ये +1 -1 और एक प्लस आयोटा और एक माइनस आयोटा। आयोटा और माइनस आयोटा क्या होते हैं ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, पर मैं फिर भी बता देता हूँ। इसको बोलते हैं आयोटा। आयोटा आइलर नामक के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? आयोटा के बारे में। आइलर ने बताया कि यदि रूट के अंदर -1 है तो इसको आयोटा बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा, यानी IOTA, आयोटा। तो आइलर के नाम पे ही इसको आयोटा नाम दिया गया था और इसको बोलते हैं आयोटा। तो हमने देखा कि यदि किसी समीकरण में अधिकतम पावर 1 है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1 मिलेंगे। किसी समीकरण में x की अधिकतम पावर 2 है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 मिलेंगे। यदि किसी समीकरण में x की अधिकतम पावर 3 है तो नंबर ऑफ इक्वेशंस 3 मिलेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3 मिलेंगे। और यदि किसी समीकरण में x की पावर 4 है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 4 मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा कि इसका मतलब ये हुआ कि 5 होंगे तो 5 मिलेंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। तो इस तरीके से यदि हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बढ़ाते जाएँ तो आगे फर्दर आगे हमें सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। तो आगे देखते हैं। तो आगे हम ये देखते हैं कि द्विघात समीकरण के बारे में हमने देखा कि यदि किसी समीकरण में x की अधिकतम पावर 1 है तो 1 आंसर मिलेंगे, 2 है तो 2 मिलेंगे, 3 है तो 3 मिलेंगे, 4 है तो 4 मिलेंगे। यानी जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको मिलते जाएंगे।
यानी पावर्स डिपेंड करती है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो कि नंबर ऑफ रूट्स, रूटों की संख्या, मूलों की संख्या कितनी होगी। इनको मूल भी बोलते हैं, मूल, फलों की संख्या, मूलों की संख्या कितनी होगी। यदि किसी समीकरण में x की अधिकतम पावर 1 है तो मूलों की संख्या 1 होगी, x की अधिकतम पावर 2 है तो मूलों की संख्या 2 होगी, एक किसी पावर 3 है तो अधिकतम पावर 3 है तो मूलों की संख्या 3 होगी, 4 है तो 4 होगी। तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, कि अधिकतम पावर कितनी होगी और मूलों की संख्या क्या होगी। तो आगे हम देखते हैं कि इस तरीके से हम क्वेश्चन को आगे सोल्व कर सकते हैं और देखते हैं कि यदि हमें क्वेश्चन मान लो दे दिया जाए तो इसको सोल्व करने के, हल करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो यही है कि यदि बिना सोचे समझे किया जाए तो यदि अपने पास x² + bx + c है इक्वल 0, तो बिना सोचे समझे किया जाए तो हम बोल सकते हैं कि x = -b + (b²) - 4ac अपॉन 2a होगा स्टूडेंट्स। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को x यानी बहुत से x लिखने की जगह अल्फ़ा और बीटा लिख देते हैं। अल्फ़ा बीटा इक्वल यानी मूलों की संख्या -b ± (b² - 4ac अपॉन 2a होती है। और ये जो होती है इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र। क्यों बोलते हैं? ये हम उनके सम्मान में बोलते हैं क्योंकि इस फॉर्मूले को बताने वाले श्रीधराचार्य थे। जब बाकी सब विधियां फेल हो जाती है, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि या बाकी चीज़ें फेल हो जाती है, तो ये एक ऐसा फॉर्मूला बनता है जिससे हर क्वेश्चन को इजी गोइंग सोल्व किया जा सकता है स्टूडेंट्स। तो ये यदि समीकरण ये रहा जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं है तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं x = -b + (√(b² - 4ac अपॉन 2a) से। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यदि मान लो कि अपने पास समीकरण वो 3x² + 2x + 1 है इक्वल 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 1 है। तो इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी -2 + (√2² यानी 4 -4 इंटू a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2 इंटू a का मतलब है 3। तो स्टूडेंट्स देख सकते हो आप कि ये होगी -2 + रूट, आप इसमें से 4 को बाहर निकाल सकते हो। 4 को बाहर निकालोगे तो 1 - 3 होगा, 1 - 3 का मतलब हो गया -2, तो ये 2 और ये -2 अपॉन ये हो जाएगा अपने पास नीचे 6। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 + रूट -2 बाई यहाँ कितना जाएगा 3, तो ये हो जाएगा -1 ± √2 आयोटा बाई 3। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघाती समीकरण हो तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या इसका सोल्व करने का तरीका यही है? जरूरी नहीं स्टूडेंट्स कि ऐसा ही सोल्व करें, इसको सोल्व करने का दूसरा तरीका भी है, वो है गुणनखंड विधि। तो एक तो फॉर्मूला ये बताया आपको, दूसरा तरीका क्या है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं? गुणनखंड कर देते हैं। किसके गुणनखंड कर देते हैं? पदों का गुणनखंड करते हैं। पदों का गुणनखंड कैसे करते हैं? आओ जानकारी प्राप्त करते हैं। गुणनखंड विधि में इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए गुणनखंड विधि से सवालों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम 4 तरीके बनाते हैं। ये कहीं और से तरीका नहीं बनाया गया है, ये मेरे द्वारा खुद द्वारा बनाया गया है और इसके डेवलपर गुप्ता सर ही हैं। आप ध्यान से देख लो। तो इस तरीके से आप यदि ठीक से निकालोगे तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी और हमेशा आप याद रखोगे। तो आप ये ध्यान दो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक थीम याद रखनी है कि प्लस से बोलता है नो चेंज। क्या बोलता है? नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। ये प्लस इस माइनस क्या बोलेगा? नो चेंज। ये माइनस क्या बोलता है? इससे चेंज। और माइनस क्या बोलेगा? इससे चेंज। तो
जब ये बोल रहे नो चेंज, ये नो चेंज यानी प्लस इस बीच वाले से बोलेगा, लास्ट वाला बीच वाले से बोलेगा, ये प्लस इस प्लस से बोलेगा नो चेंज यानी बदलाव नहीं होगा, यानी प्लस है तो क्या रहेगा प्लस, इस प्लस ने इस माइनस से क्या कहा नो चेंज, प्लस हमेशा बोलता है नो चेंज यानी ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, इस माइनस ने इस प्लस से क्या कहा चेंज यानी प्लस है तो क्या बदल जा माइनस, इसने माइनस ने माइनस से क्या कहा चेंज, चेंज का मतलब है माइनस है तो क्या हो जाए प्लस। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले ए को सी से मल्टीप्लाई करना है गाइस, ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, मान लो कि डी आ गया, डी के वापस फैक्टर्स करने हैं, मान लो कि ई और एफ आ गया, तो बड़ा वाला जो फैक्टर है उसको पहले लिखना है और बाद वाले फैक्टर को पीछे लिखना है, यानी ई एक्स लिख लेंगे और यहाँ लिख लेंगे एफ एक्स, तो यहाँ भी लिख लेंगे ई एक्स और यहाँ लिख लेंगे एफ एक्स, ई एक्स लिख लेंगे और यहाँ लिख लेंगे एफ एक्स, और यहाँ भी ई एक्स लिख लेंगे और यहाँ लिख लेंगे एफ एक्स। तो ये हमने क्या लिख लिया, ई एक्स लिख लिया और एफ एक्स लिख लिया। तो अब आप ध्यान दो, जैसे मान लो इक्वेशन है अपने पास ये अपने पास मान लो क्वेश्चन 6x² प्लस 5x + 1 ये क्वेश्चन है। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ और सोल्व करके बताता हूँ आपको ये सिस्टम किस तरीके से अप्लाई हो सकता है। तो सबसे पहले 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6, और 6 के वापस टुकड़े करेंगे ताकि 5 आ जाए, कितना आएगा 2 × 3। तो इसमें 3 को पहले लिखना है और 2 को बाद में लिखना है। शुरू वाले टर्म्स को और लास्ट वाले टर्म्स को बिल्कुल छेड़ना नहीं है। मैंने लिख लिया 6x² और लास्ट में लिख लिया 1 = 0। अब आपको प्लस क्या बोल रहा है, इस प्लस से नो चेंज यानी यहाँ प्लस आएगा और यहाँ भी प्लस आएगा, ठीक है। तो अब टुकड़े हो गया 3x यहाँ लिख दो और यहाँ पे 2x लिख दो, कॉमन ले लो, कितना आ गया इसमें 3x कॉमन, तो कितना आ गया 2x + 1, यहाँ पे कॉमन कितना आ गया इसमें 1 आ गया, तो कितना आ गया 2x + 1, तो 2x + 1 वापस कॉमन आ गया, क्या बच गया 3x + 1 = 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू आ गई -1/2 और x की वैल्यू आ गई -1/3। तो स्टूडेंट्स ये दो आंसर आ गए आपके पास, आप देख सकते हो बिल्कुल सही तरीके से आंसर आया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगला जो विधि है वो है अगली जो विधि है वो है पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि में क्या करते हैं कि सबसे पहले x² + bx + c = 0 लिख लेते हैं। इसमें सबसे पहले कांस्टेंट को दूसरी साइड ले जाते हैं, फिर ध्यान दो आप x² + bx + c = इसमें c को दूसरी साइड ले गए। उसके बाद x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको 1 बनाते हैं। x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरी समीकरण को x से डिवाइड कर देंगे, a से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + b/ax - c/a हो जाएगा ना, a से डिवाइड करने के बाद। उसके बाद x का जो कोफिशिएंट है वो है b/a, इसका करते हैं आधा। तो x का कोफिशिएंट b/a, तो b/a का आधा कितना होगा, आधा होगा 2a, b/2a। तो इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो होगा b² / 4a²। तो इसको जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। तो ये लिख दिया x² + b/a x + b²/4a² - b²/4a²। आप चाहो तो इधर लिख दो और एक इधर लिख दो, दोनों साइड प्लस कर दो। तो ये -c/a + b²/4a²। इससे क्या फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स, इससे फ़ायदा ये होगा कि ये हो जाएगा आपके पास, देखो ये हो गया आपके पास x + b/2a का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा -c/a + b²/4a²। तो इससे जब x की वैल्यू निकालोगे तो आएगा आपके पास √x + b/2a की वैल्यू आएगी
माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a², ये प्लस माइनस में आएगी, स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा। तो x की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a²। तो इस तरीके से एक बार प्लस यूज़ करेंगे तो एक आंसर मिलेगा और माइनस यूज़ करोगे तो दूसरा आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0 ले लेते हैं। तो उसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले x² प्लस 5x को लिखा, इस 6 को उधर ले गए। x का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो बाई 1 कर देते हैं, ये 1 कर दिया, वापस ऐसा कैसा ही आ गया, देखो आप। फिर x का कोफिशिएंट कितना है 5 का हाफ कितना होगा 5/2, उसको जोड़ दे, उसका स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 5x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल -6 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, दोनों साइड कर दिया। ये हो गया x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल -6 प्लस 25/4। तो ये हो गया -24 प्लस 25/4 यानी 1/4। तो स्टूडेंट्स देख सकते हो आप कि x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल आ गया 1/4। तो x प्लस 5/2 इक्वल आ गया प्लस माइनस 1/2। तो आगे फर्दर सोल्व करते हैं। तो x इक्वल आ गया -5/2 प्लस माइनस 1/2। तो x इक्वल कितना आ गया -5 प्लस 1/2। तो x इक्वल -5 प्लस 1/4 2 यानी -4/2 यानी माइनस का 2। और x इक्वल अगला आ जाएगा -5 माइनस 1/2 यानी -6/2 यानी -3। तो आंसर स्टूडेंट्स आएगा -2 और -3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, द्विघाती समीकरणों को सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल बटन को दबा दें। थैंक यू।